हाय गाइस, आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 34 जो कि बात करता है सामान्य आशय या फिर कॉमन इंटेंशन की। तो समझते हैं हम लोग कि धारा 34 में क्या बात की गई है। धारा 34 धारा 149 में क्या अंतर होता है, धारा 34 पर क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हैं और इसके जो है क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसेंशियल एलिमेंट हैं। आइए सब पर चर्चा करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में क्या बात की गई है। इंडियन पेनल कोड 1860 सेक्शन 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, यानी कि सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए यदि कोई अपराध कारित किया गया है तब जो है उन व्यक्तियों की क्या लिएबिलिटी होगी, उनका क्या दायित्व होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में बात की गई है। धारा 34 भारतीय दंड संहिता की ज्वाइंट लिएबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लिएबिलिटी यानी कि संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है, जिसे पहली बार आर वर्सेस क्रूज के केस में प्रतिपादित किया गया था। यानी कि ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लिएबिलिटी के सिद्धांत को आर वर्सेस क्रूज के केस में पहली बार प्रतिपादित किया गया था। इस केस में कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर एक पुलिस अधिकारी की हत्या कारित की गई थी और उसी केस में जो है सारे अपराधियों को दंडित करने के लिए ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लिएबिलिटी के सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किया गया था। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि चार व्यक्ति मिलके जो है एक व्यक्ति जो गिरा हुआ है जमीन पर उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो हो सकता है कि चार व्यक्ति मिलके जो है किसी की पिटाई कर रहे हैं, तो इन चारों में किसी के द्वारा जो है उस गिरे हुए व्यक्ति को ज़्यादा चोट कारित की जा रही हो, किसी के द्वारा कम चोट कारित की जा रही हो। तो जो कम चोट कारित कर रहा है वह यह कहकर नहीं बच सकता है साहब उसके द्वारा तो उसकी कम पिटाई की गई थी, तो जो ज़्यादा पिटाई किया है उसकी अपेक्षा उसको कम सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, यदि धारा 34 लागू हो गई तो कम पिटाई करने वाले व्यक्ति की भी उतनी ही सज़ा होगी जितनी कि ज़्यादा पिटाई करने वाले व्यक्ति की होती है। आइए अब समझते हैं धारा 34 इंडियन पेनल कोड की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में क्या लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 34 बात करता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अंदर जो है धारा 34 के क्या लिखा गया है। When a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। यानी कि यदि कोई अपराध, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति का उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। मतलब कई व्यक्ति जो है मिलके कोई आपराधिक कार्य कर रहे हैं और उसमें जो है सबका सामान्य आशय है, सब अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में वैसा अपराध कारित कर रहे हैं, तब ऐसे हर व्यक्ति का वही दायित्व होगा जैसे वह कार्य मानो अकेले उसी ने किया हुआ है। सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में एक अमेंडमेंट हुआ था 1870 में। तो इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था, क्या जोड़ा गया था, आइए उस पर पहले जो है लाइट डाल लेते हैं, उस पर प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि आज के कंपटीशन में यह भी पूछा जाता है कि यह टर्म, यह शब्द, यह जो है वाक्य किस संशोधन के माध्यम से इस धारा में जोड़ा गया था। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में
इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि जो रेड कलर में आपको दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसे जो है 1870 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन करते हुए इस धारा में ऐड किया गया था। इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वेयर एडेड थ्रू क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1870, यानी कि 1870 में जो है इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय को अग्रसर करने में ये जो है शब्द जोड़ा गया था। आइए अब समझते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34, यानी कि धारा 34 के लागू होने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो पहला आवश्यक तत्व है सम क्रिमिनल एक्ट, यानी कि कुछ आपराधिक कार्य होने चाहिए। दूसरा, क्रिमिनल एक्ट डन बाय मोर देन वन पर्सन, और वह क्रिमिनल एक्ट जो है वह एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरा, क्रिमिनल एक्ट डन बाय सच पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, और वह जो क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है वह इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के क्रम में किया जाना चाहिए। चौथा, कॉमन इंटेंशन इन द सेंस ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान बिटवीन सच पर्सन, यानी कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि एक प्री अरेंज्ड प्लान होता है, यानी कि जब भी कोई अपराध कारित करने के लिए उन व्यक्तियों के द्वारा जाया जाता है तब वह क्या अपराध कारित करने जा रहे हैं वो पहले ही बात कर लेते हैं। वह पहले जो है अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमें इस तरीके का अपराध कारित करना है। पांचवा, पार्टिसिपेशन इन सम मैनर इन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस बाय द पर्सन सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि उन सबके जो है अपराध करने में भागीदारी होती है, भागीदारी होनी चाहिए। और छठा बात करता है फिजिकल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम ऑफ ऑल द पर्सन बट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल इज नॉट नेसेसरी इन सम केसेस, यानी कहने का मतलब यह है कि उन सभी की जो है वहाँ उपस्थिति होनी चाहिए जब आपराधिक कार्य किए जा रहे हैं, किंतु एक्सेप्शन है कि हर मामले में सबकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। आइए हम लोग कुछ केस लॉ की चर्चा करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण केस लॉ जो है इस टॉपिक पे हैं। पहला केस बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, पॉपुलरली नोन एज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, शंकरी टोला कॉन्स्पिरेसी केस, यानी कि इसे बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के भी नाम से जाना जाता है, शंकरी टोला कॉन्स्पिरेसी केस के भी नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस ऑन 9 अगस्त 1923, यानी कि बहुत पुरानी घटना है, 9 अगस्त 1923 की घटना है। रॉबरी एंड मर्डर वॉज कमिटेड बाय 3 पर्सन आउट ऑफ 3, 2 एब्सकॉन्डेड एंड 1 बारेंद्र कुमार घोष वॉज अरेस्टेड, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 9 अगस्त 1923 को 3 व्यक्तियों के द्वारा पोस्ट ऑफिस में घुसा गया, पोस्ट ऑफिस में लूट कारित करने के लिए जाया गया। जो इसमें जो है लूट करते वक्त 2 व्यक्ति जब लूट कारित करने के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर घुसे थे तब लूट के दौरान उसमें से एक व्यक्ति जो है पोस्ट मास्टर की हत्या कर देता है, और बारेंद्र कुमार घोष जो कि पोस्ट ऑफिस के गेट पर होके खड़ा होके अपने साथियों के लूट के आने की प्रतीक्षा में खड़ा था, तब जो है जैसे ही उनके द्वारा अंदर मर्डर किया जाता है तुरंत मर्डर करने के बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। और बारेंद्र कुमार घोष जो कि गेट पर खड़े होके अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको जो है वहाँ के स्टाफ के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लिया जाता है तो उनका ट्रायल होता है। ट्रायल के दौरान बारेंद्र कुमार घोष के द्वारा 2 प्ली यानी कि 2 बचाव उठाया गया था। आइए समझते हैं कि उन्होंने अपना बचाव किन किन तथ्यों के आधार पर लेना चाहा। पहला उनका बचाव था कि आई स्टैंडेड ओनली आउटसाइड, यानी कि मैं तो सिर्फ बाहर गेट पर खड़ा था, न मैंने लूट कारित की, न मेरे द्वारा मर्डर किया गया था, अतः श्रीमान मुझे इन सारी चीज़ों के लिए दंडित न किया जाए। तो इस केस में जो है
लॉर्ड समनर साहब जज हुआ करते थे, उनके द्वारा इस प्ली को, इस बचाव को रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट करते हुए यह कहा गया कि इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट एक्यूज्ड ऑल्सो प्लेड अ इक्वल रोल बाय स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। मतलब लॉर्ड समनर साहब ने इसमें कहा कि नहीं, वह व्यक्ति जो मात्र गेट पर खड़ा होकर अपने साथियों के आने की प्रतीक्षा करता है, वह व्यक्ति भी उस अपराध में बराबर का भागीदार होता है और उसे किसी तरीके का ऐसा बचाव नहीं मिल सकता। दूसरा बचाव उसके द्वारा लिया गया था कि प्ली रेज्ड बाय वीरेंद्र कुमार घोष ऑन सेकेंड नंबर आई वॉज कंपेल्ड टू कमिट रॉबरी, यानी कि उसने धारा 94 भारतीय दंड संहिता की धारा 94 का बचाव लेना चाहा कि उससे साहब जबरदस्ती उन लोगों के द्वारा लूट कारित करने के लिए अपने गैंग में शामिल किया गया था। यानी कि उनको अब वो अपने मन से नहीं आए थे लूट कारित करने के लिए, लूट के अपराध को करने के लिए, बल्कि जो दो अन्य लोग थे उनके द्वारा जबरदस्ती जो है अपने साथ लाया गया था। इस केस को भी जो है लॉर्ड समनर साहब ने रिजेक्ट किया और बोला कि यू कैन एस्केप व्हेन क्रिमिनल्स वर इनसाइड ऑफ द पोस्ट ऑफिस बट यू स्टैंडेड देयर। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी अपराध में शामिल करने का इरादा उन लोगों का था, तब जो है वीरेंद्र कुमार घोष के पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल था कि जब दोनों अपराधी पोस्ट ऑफिस में अंदर गए हुए थे तब जो है वह वहाँ से फरार हो सकते थे, लेकिन उनके द्वारा वहाँ से फरार नहीं हुआ गया। वहाँ वह खड़े थे और अपने साथियों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः उनके इस बचाव को भी जो है कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें लूट और हत्या के लिए दंडित किया गया। दूसरा केस हम लोग लेते हैं ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आइए समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इन द केस ऑफ ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया, यह निर्धारित किया गया कि जरूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन पहले से जो है एक प्री अरेंज हो, पहले से अपराध कारित करने से पहले ही उसे सोचा समझा जा चुका हो, बल्कि इस केस में यह कहा गया कि ऑन द स्पॉट, यानी कि क्राइम स्पॉट पर भी जो है कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन कैसे घटना के स्थल पर डेवलप हो सकता है, घटना के स्थल पर जो है कॉमन इंटेंशन बन सकता है। आइए इस केस के माध्यम से समझते हैं। इन द केस ऑफ ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ए एंड बी, two brothers were seen near the cot of the victim who was sleeping. One of them was armed with a gadasa and another with lathi. Both of them were seen running away from the bedroom of the victim and the victim was found dead. यानी कि ए और बी इस केस में दो भाई थे जो रात के समय विक्टिम के घर में, विक्टिम की झोपड़ी में पाए गए। उनको देखा गया कब? उनके एक के हाथ में जो है गड़ासा था और दूसरे के हाथ में लाठी थी, और जब वो उसकी हत्या करके वापस जा रहे थे तो स्पष्टतया जो है उनको पाया गया कि वह जो है उस झोपड़ी से, उस मृतक व्यक्ति के घर से आधी रात को भाग रहे हैं। एक के हाथ में गड़ासा है, एक के हाथ में लाठी है और वह व्यक्ति अंदर मृत अवस्था में है। तब जो है जब उनका ट्रायल किया गया तब दोनों व्यक्तियों के द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा यह बचाव जब उनके ऊपर जो है 34 लागू किया गया, यानी कि एक गड़ासा से मार रहा था, एक लाठी से मार रहा था, तो लाठी वाला बचाव लेगा कि साहब हम लाठी से मारेंगे तो वो व्यक्ति मरेगा थोड़े ही, गड़ासे वाले को जो है मर्डर के लिए दंडित कर दीजिए, हमें चोट वोट कारित करने के लिए दंडित कर दीजिए, मतलब हमें सज़ा कम कर दीजिए। लेकिन जो है
कोर्ट के द्वारा फिर जो है वहाँ ज्वाइंट लिएबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लिएबिलिटी के सिद्धांत को अच्छे से जो है इंटरप्रेट करते हुए दोनों व्यक्तियों को, दोनों भाइयों को मर्डर के लिए ही दंडित किया गया। और यह कहा गया कि जरूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन पहले से ही तैयार हो, कॉमन इंटेंशन उस अपराधियों के बीच में घटना स्थल पर भी जो है बन सकता है। कॉमन इंटेंशन का डेवलपमेंट घटना के क्रम में उसी स्थान पर, उसी रूम में जो है विकसित हुआ मान लिया जाएगा जहां पर उन दोनों अपराधी व्यक्तियों के द्वारा, उन दोनों अपराधी भाइयों के द्वारा उसकी हत्या की गई। तो इसमें जो है दोनों भाइयों को मर्डर के लिए दंडित किया गया। आइए अब हम लोग समझते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय में क्या अंतर होता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। There are following differences between common intention and common object according to the decision of नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में सेक्शन 34 में, सेक्शन 149 में ऑफ द इंडियन पेनल कोड अंतर स्थापित किया गया था। तो आइए देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर हम लोगों ने लिया है, कॉमन इंटेंशन इज रिलेटेड टू सेक्शन 34 वाइल कॉमन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि कॉमन इंटेंशन संबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से, जबकि सामान्य उद्देश्य संबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा 149 से। दूसरा अंतर लेते हैं, कॉमन इंटेंशन इज अनडिफाइंड एंड अनलिमिटेड while common object is defined and limited according to section 149, यानी कि कॉमन इंटेंशन जो है उसको परिभाषित नहीं किया गया है, वह जो है असीमित है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य उद्देश्य परिभाषित है और सीमित है। तीसरा अंतर हम लोग लेते हैं कि क्रिमिनल एक्ट अंडर सेक्शन 34 मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ common intention while criminal act under section 149 must be done in prosecution of common object, यानी कि धारा 34 के तहत इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में अपराध कारित किया जाना चाहिए, जबकि 149 के लागू होने के लिए ये जो है कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में, उसके प्रोसिक्यूशन में कोई अपराध कारित किया जाता है। चौथा अंतर, सेक्शन 34 क्रिएट्स नो स्पेसिफिक ऑफेंस वाइल सेक्शन 149 क्रिएट्स ए स्पेसिफिक ऑफेंस, यानी कि धारा 34 कोई अपराध नहीं बनाता है, कोई अपराध की बात नहीं करता है, जबकि धारा 149 स्वयं में जो है एक अपराध वाली, एक आपराधिक कार्य वाली धारा है, उससे जो है एक क्रिएट्स स्पेसिफिक ऑफेंस, उसके द्वारा एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया जाता है 149 के द्वारा, जबकि धारा 34 के तहत कोई अपराध नहीं घोषित किया गया है, कोई स्पेसिफिक अपराध नहीं बनाया गया है। पांचवा अंतर समझते हैं, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड वाइल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 मिनिमम 5 पर्सन आर रिक्वायर्ड, यानी कि धारा 34 के लागू होने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि धारा 149 लागू होने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोगों ने समझा कि भारतीय दंड संहिता में धारा 34 के तहत सामान्य आशय क्या होता है उसको समझे, सामान्य आशय पर महत्वपूर्ण केस लॉ समझे, और सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में भारतीय दंड संहिता के तहत क्या क्या अंतर होता है, इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा की गई। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।